हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में खासतौर पर बताया था, तो जीन के विषय में बताया था। जीन के साथ साथ मैंने क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र का भी चर्चा किया था। आज का जो मुख्य मुद्दा है, टॉपिक है, इस पर थोड़ा गौर से जानना जरूरी है। सबसे पहले इस चीज को जानिए, आनुवांशिकता और मानव कल्याण। क्या कह रहा है? आनुवांशिकता और मानव कल्याण, जेनेटिक्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या कह रहा है कि जेनेटिक एंड ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि हमारा जो है अनुवांशिकता खासतौर पर किस प्रकार का काम कर रहा है और इसका सिद्धांत मानव कल्याण पर किस प्रकार पड़ रहा है। कोई भी जीव जंतु है, कहीं ना कहीं उनके शरीर में जो है अनुवांशिकता का लक्षण जरूर दिखता है। तो अनुवांशिकता का लक्षण मुख्य रूप से अलग अलग हिसाब से काम करते आ रहा है। आनुवांशिकता का विकास मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी का विकास से होता है। अगर कहा जाए तो आनुवांशिकता का विकास कैसे होता है, तो दोस्तों आनुवांशिकता का विकास खास तौर पर जैव प्रौद्योगिकी से होता है। और जैव प्रौद्योगिकी से माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? कई सारे काम कर सकते हैं। मानव कल्याण कर सकते हैं, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो, इसके साथ साथ कई सारे ऐसे चीजें हैं। आर्थिक विकास के क्षेत्र में हम लोग देखें तो भारी प्रगति हो रही है। तरह तरह के हाइब्रिड बीजों का संचलन हो रहा है, प्रचलित हो रहा है। फल फूल, इसके बाद जीव जंतु, हाइब्रिड मधुमक्खी, कुक्कुट पालन जिसको बोलते हैं। तो शहद निर्माण में भी कहीं ना कहीं इसका उपयोग दिख रहा है। तो शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन है, जिसको कुक्कुट बोलते हैं। कुक्कुट पालन हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर कुक्कुट पालन विश्वविद्यालय, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां पर कई सारे औरत पुरुष बिजनेस करने के लिए जाते हैं और सीख करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुक्कुट पालन से लाभ उनको हो रहा है। उनसे कई सारे उनको चीजें देखने को मिला। खास तौर पर आनुवांशिकता के विकास के कारण क्या करा? आनुवांशिकता के विकास के कारण क्या हुआ कि पौधे में जीनों का उपपरिवर्तन, क्या जो उत्पादित परिवर्तन है, इसको तो कंट्रोल किया गया, साथ साथ पुनरायोजन, उसका आयोजन भी किया गया फिर से, कैसे इसको सिस्टमैटिक तौर तरीका से रखा जाए। और जब तक सिस्टमैटिक तौर तरीका नहीं रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यह क्या होगा? नुकसान साबित हो सकता है। तो नुकसान साबित ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में काम हो रहा है। तरह के इसी के साथ साथ कृषि तथा बागवानी के क्षेत्र में एक तो खेती हो ही रही है, खेती के साथ साथ उन्नत किस्म के पेड़ जो लग रहे हैं, खास तौर पर फल का, तो पेड़ छोटा हो, फल समय से हो जाए और अधिक फल हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं क्या क्या आनुवांशिकता का काम चल रहा है। और ये सब कारण कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी पर क्या है? टिका हुआ है। और इसी के कारण इस क्षेत्र में क्या आया? क्रांति लाई जा सकती है। युद्ध के स्तर पर लगता है कि आ गया है, खूब पैदावार हो गया, इतनी पैदावार बढ़ा दिया गया कि किसान का मनोबल खुश हो गया और अधिक उपज हुआ। उपज होने के साथ साथ क्या हुआ? इसका विस्तार भी देखने को मिल रहा है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च उत्पादन वाली फसलों का क्या क्या स्तर उत्पन्न किया जा सकती है। सही बात है, जैव प्रौद्योगिकी के कारण क्या किया जा सकता है? उच्च उत्पादन वाली फसलों का भी विकास किया जा सकता है। ये तो स्वाभाविक ही है। कह कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पशुओं और कुक्कुटों की उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा सकती है, जो अभी वर्तमान में राजेंद्र नगर विश्वविद्यालय कुक्कुट पालन ट्रेनिंग सेंटर जो है, यहां पर अमेरिकी, फ्रांस, जर्मन, वहां के मधुमक्खी को यहां ला करके निषेचित कराया गया। तो कहीं ना कहीं उनमें जो पाए जाने वाले गुण हैं भारतीय मधुमक्खियों में पाया गया और अधिक मात्रा में शहद उत्पादन हो रहा है। और इसके तहत अगर देखा जाए प्रौद्योगिकी के तहत
रोग निवारण का भी काम हो सकता है। जो जानवर में, पेड़ पौधों में, फसलों में तरह तरह के रोग हो रहे हैं, इनको भी कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है और हो भी रहा है। अब आता है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण से पहले और दो चार बात जान लीजिए। जैव प्रौद्योगिकी के खास तौर पर अगर कहा जाए तो तकनीकी का ज्ञान के साथ साथ इसका ज्ञान का प्रयोग करके जो लोग हैं जंतुओं की रोग विकास का काम भी कर सकता है। रोगों का कैसे ठीक ठाक किया जाए इस पर भी संशोधन चल रहा है। और आनुवंशिकता का ज्ञान के सहारा से लेकर हम लोग कैसे कृषि का जो मुख्य स्तर है, जब लाया गया था 60 के दशक में हरित क्रांति, इसमें कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी का पूरा असर दिखा था। और पशुपालन क्षेत्र में भी श्वेत क्रांति और रजत क्रांति लाई जा सकती है, इसमें कोई दो मत की बातें नहीं है। हरित क्रांति का जब विस्तार हुआ था तो हरित क्रांति खास तौर पर भारत के सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। 1960 के दशक में लाया गया था, इसको ध्यान रहे, 68-69 में चला। तो ये सब जो है सब कहीं ना कहीं क्या है, आनुवंशिकता का ही कारण दिख रहा। उसके अंतर्गत क्या, तो जैव प्रौद्योगिकी। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण मतलब लड़के और लड़कियों का निर्धारण करना है, चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे जीव जंतु में हो, या फिर पशु पक्षी में हो, जो भी हो, इस सब का कहीं ना कहीं क्या करता है, किसी में नर और मादा दोनों होता है। नर और मादा का पता लगाना लिंग निर्धारण ही कहलाता है। जीवधारियों में नर और मादा का निर्धारण करना तो हम कह सकते हैं कि यह लिंग निर्धारण होता है। व्यापक तौर पर अगर देखा जाए तो लिंग निर्धारण 3 प्रकार से होते हैं। व्यापक तौर पर लिंग निर्धारण 3 प्रकार से। लिंग निर्धारण कितना, लिंग निर्धारण एक तो आता है आपका पर्यावरणीय, एक तो पर्यावरण की दृष्टि से क्या आता है, पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय जो है, पर्यावरणीय जो पर्यावरणीय है, पर्यावरण पर डिपेंड करता है कि इस किस प्रकार काम करता है, क्या पर्यावरण के हिसाब से दिशा दशा काम कर रहा है, ये हो गया। दूसरा आता है आपका अनुवांशिकता। क्या आता है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता दूसरा हो गया आपका अनुवांशिकता। आपका पहला हो गया खासतौर पर पर्यावरणीय, दूसरा अनुवांशिकता। अगर यहीं पर थोड़ा और आगे बढ़ा जाए तो आपका हो जाता है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्या, गुणसूत्र के आधार पर भी इसको क्या कहता है, लिंग को निर्धारण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं 3 प्रकार से आपको यह स्पष्ट हो गया कि लिंग निर्धारण किया जा सकता है। एक तो पर्यावरण की दृष्टि से, पीछे वाला गप कर रहा है नहीं समझ पाएगा, समझा रहे हैं, गौर से सुनो। तो क्या बता रहे थे, तो लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण में खास तौर पर क्या होता है, एक पर्यावरणीय दृष्टि से, दूसरा आपका आ गया क्या, तो अनुवांशिकता, तीसरा आ गया आपका क्रोमोसोम। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये सब ठीक ठाक से काम कर रहा है, यानी गुणसूत्र पर इसका डिपेंड अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर ये काम नहीं करता तो शायद हो सके कई सारी समस्या उत्पन्न भी हो सकती थी। एक चीज और भी जानिए कि गुणसूत्र आधारित लिंग निर्धारण, शुरू से हर टीचर यही पढ़ाते आ रहे हैं कि मानव में 46 जुड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जुड़े होते हैं और 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। उल्टा हो गया, कितने, 23 जोड़े और 46 होती है, 46 संख्या में जोड़ा में 23। तो कहीं ना कहीं यह जो है गुणसूत्र, इसी प्रकार अलग अलग जीवों में देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाती है। तो पहला आपको जानना है, एक चेरी वृक्ष होता है। चेरी वृक्ष का लकड़ी खास तौर पर बाला उल्ला बनाने में, थोड़ा बहुत दवाई के लिए उसका पत्ता छाल उपयोग होता है। अगर चेरी के वृक्ष की बात किया जाए
तो इसमें 32 संख्या होती है, अर्थात 16 जोड़ा। जोड़ा में कहे तो 16, जोड़ा में कहे तो 16, लेकिन इसी का ठीक और नीचे अगर बैठा जाए तो मेढक। एक बात जानना चाहिए, मेढक को उभयचर प्राणी भी कहा जाता है। मेढक पानी में भी रहता है, मेढक पानी में भी रहता है, ऊंचा में भी रहता है। जब वर्षा होगा तो चारों तरफ टू टी टर 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 कर करने लगता है। तो ये मेढक का भी, तो मेढक में कुल 26 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें 13 जोड़ा। मनुष्य में 46 जोड़ा। मनुष्य में कितना? तो मनुष्य में 46, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य में कितना? 23 जोड़ा। तो कहीं ना कहीं यह भी चल रहा है, अच्छा खासा है। तो मनुष्य में, कुत्ता में देखिए तो 78, कुत्ता में 78। अब बताइए, सबसे खतरनाक तो कुत्ते जा रहा है, तब ना कुत्ता एकदम हैवी क्वालिटी के जीता है कि नहीं? तो क्या कर रहा है कुत्ता? अच्छा खासा जी लेता है। इसमें क्या है, असर में देखा जाए तो क्या हो रहा है, कुत्ता में कितना जोड़ा हुआ रे? कुत्ता में देखा जाए तो कितना पाया जाता है? 3 दूना 6, 1 18 9 दूना 18, यानी 39 जोड़ा पाया जाता है। किसमें? कुत्ता में पाया जाता है। सबसे एकदम खतरनाक यही जीव है, 39 जोड़ा, यानी 78 को पाया जाता है इसमें। कितना? 78 को। घोड़ा में तनका कम है। तनका कम क्या, घोड़ा तो कुत्तों से ज्यादा ताकतफुल है देखा जाए। मनुष्य तो ना ज्यादा आदमी कहता है बाप रे घोड़ा रखेंगे, कुत्ता भी पालता है थोड़ा बहुत ना, ये भी चलते रहता है। तो ये तो आपको पता चला होगा कि किस प्रकार गुणसूत्र होता है। और कल हम बताएंगे आपको खास तौर पर गुणसूत्र के किस प्रकार निषेचन होता है तो लड़का होता है, किस प्रकार निषेचित होती है हो तो लड़की होती है। इस पर हम चर्चा खास तौर पर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।